चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया था। अब केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक। चलिए, चैप्टर जो है सिंपल सा चैप्टर है पहली बात तो, पर अब ये ब्लॉक्स है ना, वो टॉपिक्स है जहां पर जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो वाले टॉपिक्स पे हम लोग आ चुके हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक है ना, 3 से 4 लेक्चर का टॉपिक है, इत्मीनान से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। एनसीईआरटी आपकी लगभग 98% में यहाँ पर कवर करा दूंगा, लेकिन क्लास में जैसे एस ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है एक बार, है ना। ये अपनी तसल्ली के लिए पढ़ लेना है, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो अपने को तसल्ली रहती है कि अपन ने एनसीईआरटी पढ़ ली, बस और कुछ भी नहीं, ना, वरना क्लास में कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। अभी हम लोग बात करें एस ब्लॉक के बारे में, तो इस पूरे चैप्टर को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा पार्ट आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा पार्ट आएगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और थोड़ी बहुत एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज, जितना टाइम पे हो जाएगा उतना देख। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में, या ये जब भी ब्लॉक्स हम लोग पढ़ रहे होंगे, चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, इसमें आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन हो रहा होगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। मतलब एस ब्लॉक में आप कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, भले आपने पहले पढ़ रखी है, उसको सुनेंगे जरा ध्यान से। क्यों? क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी चीजें, जैसे रेडियस आएगा, आई आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, आयनिक कैरेक्टर आएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आपकी कहीं ना कहीं रिपीटिशन हो रहा होगा, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा साथ ही साथ। तो आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा उसके रिवीजन की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करें सबसे पहले कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद आ रहा हो तो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में हमने जब ब्लॉक की बात करी थी, एसपीडीएफ, वहां बोला था अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर होता है तो एस ब्लॉक पी में जाता है, पी ब्लॉक डी में जाता है, डी ब्लॉक और एफ में जाता है एफ ब्लॉक। और एस और पी में जब जाएगा तो एस और पी में इलेक्ट्रॉन एनएस और एनपी में जाते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल की बात होती है। डी में इलेक्ट्रॉन n-1 में जाता है, मतलब पेनल्टी में, और एफ में n-2 मतलब प्री पेनल्टी। इस तरह की बात आ रही है। डेफिनेशन बोलूंगा, लिख रहा, when the last electron when the last electron enters in outermost s subshell, when the last electron enters in outermost s subshell, then the elements are called s block elements. Then the elements are called s block elements. Then the elements are called s block elements. ठीक है, अब s block elements पे याद करिएगा, s block का पूरे का जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NH1 to 2, और इसमें दो ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में है लीना की रब से फरियाद, ग्रुप 2 में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और ये जो ग्रुप 1 था इसको बोला जाता है अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 में अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके तो उसको नहीं लिखवा रहा हूं। अब आते हैं हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जो आज हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए बेटा तो एस ब्लॉक में यहां पर हम लोग दो ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पर पढ़नी है हमें वो देखते हैं। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिएगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ रहा है पहले ये भर जाने दीजिएगा। दो प्रॉपर्टी यहां पर लिख दूंगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो प्रॉपर्टी आ रहा है वो आ रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एस ब्लॉक में ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 रेडॉक्स आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें तो दो फॉर्म हमको पढ़ने, मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हमें पढ़ना है, और दो तरह की स्टेट्स में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक तो एटॉमिक स्टेट में और एक आयनिक स्टेट में। बेटा एटॉमिक स्टेट की बात करें तो आप बताइए एटॉमिक स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। NS1 होने का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल में S में एक इलेक्ट्रॉन है। S पे डब्बे कितने होते हैं? एक ही डब्बा होता है, और एक डब्बे में अगर एक इलेक्ट्रॉन तो बताइए पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा? अनपेयर्ड। और अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और दूसरा आप ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से भी कर सकते हो। इनके एटॉमिक नंबर याद करिएगा, है लेना की रब से फरियाद, सबका एटॉमिक नंबर ऑड होता है।
1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये तो एटॉमिक फॉर्म की बात हुई। अब आयनिक फॉर्म में आ रहे हैं। इनका जो आयन बनता है वो कैसा बनता है? एम प्लस टाइप का। अब आप सोचिए, लिथियम पे प्लस आया या Na पे प्लस आया, तो इन पे जब प्लस आता है तो कोई भी एलिमेंट कैटायन या एनायन क्यों बनाता था? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए। तो जब इसने आयन बनाया तो ये इनर्ट गैस बन गया, और इनर्ट गैस बन गया मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डाया। तो यहां ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आइए ग्रुप टू पे भी यही सारी बातें कर लेते हैं। ग्रुप टू का खुद का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बेटा वो होगा NS2। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रेडॉक्स में आप पढ़ चुके +2 होता है। इसके भी दो फॉर्म में हम लोग बात करेंगे, एक तो एटॉमिक फॉर्म और एक आयनिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक फॉर्म में ये डाया होते हैं। डाया होते हैं, क्यों डाया है? NS में एक डब्बा है और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और अगर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होंगे, ऑब्वियसली पेयर्ड है तो डाया। और आयनिक में +2 मतलब दोनों के दोनों निकल गए, और दोनों निकल गए तो अंदर इसका भी जो इनर शेल है उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये इसमें भी डाया होगा। तो ये दोनों फॉर्म में डाया, ये एटॉमिक फॉर्म में पैरा और आयनिक फॉर्म में डाया। और नहीं समझ आए तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉन फिल करके भी आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे सिंपल सी बात है। सेकंड प्रॉब्लम आती है, सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है वो आता है साइज या एटॉमिक रेडियस। याद करिएगा, साइज या रेडियस तो पूरा पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक रेडियस नाम का टॉपिक पढ़ा था। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली साइज कम होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली साइज बढ़ता है। अच्छा, टॉप टू बॉटम में भी आपको मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी। और उस टाइम मैंने बोला था कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 ये वो ग्रुप थे जहां कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता था। यहां पर लगातार नीचे जाने पर साइज बढ़ता था। और ये जो बीच वाले ग्रुप थे 3 से लेकर 15, यहां लगता था कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन में भी मैंने बोला था दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं। एक तो ट्रांजिशन, जो कि केवल आलू गाजर में लगता है, और एक लगता था लैंथेनॉइड। और उसको पहचानने का तरीका था डाउन द ग्रुप जाने पर जहां पहली बार 32 का गैप आएगा, 32 का गैप आएगा, वहां आपको कॉन्ट्रैक्शन लगा के साइज बराबर करना होता है। ग्रुप 1 और 2 वो वाला पार्ट है बेटा जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता था। तो यहाँ नॉर्मल साइज का ट्रेंड आएगा। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें, चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज रेगुलरली बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज रेगुलरली बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल ट्रेंड होता है। अब अगर पूरे एस ब्लॉक की बात करें तो याद करिए ये साइज का ऑर्डर भी हमने पढ़ा था, जिगजैग जिगजैग उल्टा एन। तो अब हम उसके ऊपर आ रहे हैं। और ये जो ट्रेंड अभी हम पढ़ने इसके बेसिस पे मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक में, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अब देखिए, बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन है? लिथियम। जिगजैग जिगजैग की बात कर रहे हैं, जिग जैग जिग जैग ये आ गया, और उल्टा एन ये ऑर्डर है। तो आप देखिए, सबसे छोटा बेरिलियम, उससे बड़ा लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये आपके पास जिगजैग जिगजैग उल्टा इनका ऑर्डर आ जाएगा। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से सेम पीरियड में अगर मैं बात करूं तो सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता जाएगा। मतलब ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, इस तरह का ट्रेंड आपको दिखेगा सेम पीरियड में। नोट करिए पहले इन दो प्रॉपर्टी को, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो बेटा ना, अब ये दो प्रॉपर्टीज हो जाने के बाद थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की अगर बात की जाए तो आप ये यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंड नहीं ले रहे हैं हम, एलिमेंट को प्योर फॉर्म में ले रहे हैं। और ये सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स आप जानते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में आपको मिल रहे होते हैं। और सॉलिड स्टेट में भी आपने एक पॉइंट सुना होता है क्लास 9-10 में, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दे कैन बी कट बाय नाइफ। ये सुन रखा होता आपने, उसके ऊपर आ रहे हैं हम लोग। सोडियम पोटेशियम हार्डनेस सॉफ्टनेस पे आ रहे हैं, ध्यान सुनेगा। अभी साइज जो आपको बताया ना, ध्यान सुनना मेरी बात, साइज जो आपको बताया ना, इस साइज की मदद से हम लोग चार प्रॉपर्टीज को समझेंगे। कौन कौन सी चार प्रॉपर्टी समझेंगे? पहली प्रॉपर्टी हार्डनेस, दूसरी प्रॉपर्टी है सॉफ्टनेस, हार्डनेस सॉफ्टनेस एक साथ कवर करेंगे। फिर हम लोग लेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और फिर हम लोग लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इस साइज के बेसिस पे चार प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ने वाले, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम लोग बात कर रहे हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। हार्डनेस और सॉफ्टनेस में मैं कंडीशन आपको बता दे रहा हूं क्या है, ध्यान सुनिए। मान लीजिए आपने लिया लिथियम, तो लिथियम का साइज क्या है बेटा? छोटा। और सीजियम का साइज क्या है? बड़ा। ग्रुप की बात कर रहा हूं अभी, है ना? तो हम साइज से सॉल्व करेंगे। कौन कौन से प्रॉपर्टी को साइज से सॉल्व करेंगे? हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं लिथियम की बात करता हूं, ध्यान सुनना, लिथियम का लैटिस लेना और सीजियम का लैटिस लेना है, तो बेटा लिथियम भी सॉलिड फॉर्म में और सीजियम भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन लिथियम का साइज क्या है? छोटा। अब अगर साइज छोटा है ना, तो मेटालिक बॉन्ड, ये मेटल्स है, मेटल्स में जो भी बात होगी वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखा जाएगा, है ना? जैसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं, वैसे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। वीबीटी याद करिए, जिसका शेल नंबर कम होता था उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि शेल नंबर कम होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब है साइज जितना छोटा होगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। अब आप सोचिए, लिथियम का साइज छोटा और सीजियम का साइज बड़ा, तो लिथियम का साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि इसका जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है और एटम बिल्कुल चिपके हुए होंगे, जबकि सीजियम का साइज बड़ा है। और साइज बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिथियम के मुकाबले कमजोर है। और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिथियम के मुकाबले वहां कमजोर है, तो मेटालिक बॉन्ड तो बना है लेकिन चिपके हुए नहीं होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। और अगर एटम दूर है या बॉन्ड वीक है तो अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया, और अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया तो लैटिस के हिसाब से सोचिएगा, एक जगह लैटिस में आपको खोखलापन कम दिख रहा है और वहां खोखलापन ज्यादा दिखेगा, यहाँ कम हॉलोनेस होगा वहां ज्यादा हॉलोनेस होगा, या बोलूं यहाँ वॉइड्स कम होंगे वहां वॉइड ज्यादा होंगे, इस तरह की बात आ रही है। तो अगर लैटिस खोखला है और अगर लैटिस खोखला नहीं है, तो आप खुद बताइए हार्ड कौन होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। ये हार्ड होगा और ये सॉफ्ट होगा कंपैरेटिवली। अगर हम लोग बात करें तो अब इसी को, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से कैसे होता है, लेकिन अब आप कॉन्सेप्ट के बाद लाइन समझिए सीधी सीधी। मैं इसको ऐसा बोलूंगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा। सीधी सी एक लाइन याद रखेंगे। क्या बोला मैंने? जो छोटा होगा, साइज से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हार्डनेस सॉफ्टनेस को, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा। और सुनिएगा, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा। अब एक बार बताइए, अगर कोई चीज हार्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और कोई चीज सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो साइज से हम इन चारों को सॉल्व करेंगे। लाइन सुनिएगा, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अभी आप हार्डनेस सॉफ्टनेस में तो सिर्फ इतना लिख लीजिए कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसमें कुछ नहीं लिखना, वो लाइन अपन हार्ड वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में लिख लेंगे, पूरा स्टेटमेंट जो अभी आपको बताया ये लिख ले। और हार्डनेस सॉफ्टनेस में आपको लिखना होगा तो एक लाइन लिखना है, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट बाय नाइफ बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि वही सॉफ्ट है, बाकी भी जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो सॉफ्ट ही है कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ यूज में जो जनरली आते हैं वो सोडियम पोटेशियम आते हैं, इसलिए उनके बारे में आपको ये लाइन बताई जाती है कि सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट बाय नाइफ बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल्स। आइए, हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात मैंने आपको बता दी। हम लोग आ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ हम लोगों को कवर करनी, तो हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में लिख लेंगे। ध्यान सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे ध्यान से देखना, जिसमें हार्डनेस सॉफ्टनेस भी कवर हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कवर हो जाएगा। याद करिएगा स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लिख लीजिएगा इस लाइन को, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में जो छोटा होगा वो हार्ड होगा,
और हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इसी का उल्टा लिख लेना, जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, इससे आपका हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ के नहीं लिए, ये आगे जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे वहां पर भी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के ऊपर आते हैं। ध्यान सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बिना सर पैर के, मैं आपको सामने पहले भी बोल चुका हूं कई बार ये बात। और क्यों बिना सर पैर की? क्योंकि इसका जो फिक्स्ड ट्रेंड है वो कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में इसमें कोई एक फैक्टर काम करता ही नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, तो हमको इसके ऑर्डर्स देखने होते हैं, बट फिर भी एक जनरल ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्शंस भी आएंगे। सबसे पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को इससे समझते हैं, जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो बड़ा है सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बड़ा कम हो रहा है। आइए इसका ऑर्डर बना। ग्रुप 1 में मेल्टिंग पॉइंट और ग्रुप 1 में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझिएगा ध्यान से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहां पर भी लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ध्यान सुने, डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए, और यहां पर लगातार कम हो भी रहा है ना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ग्रुप 1 में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में देयर इज नो एक्सेप्शन। खुशकिस्मती अच्छी है, लगातार जो ट्रेंड बनना चाहिए वही बन रहा है। पहले एक काम करें, ग्रुप 1 के ऑर्डर को नोट कर ले, फिर आते हैं ग्रुप 2 के ऑर्डर। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में देयर इज नो एक्सेप्शन। ये बिल्कुल याद होना चाहिए ना कि कहां एक्सेप्शन आना है कहां नहीं आना है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 देयर इज नो एक्सेप्शन। लगातार डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज से सॉल्व कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चलिए आइए अब आते हैं ग्रुप 2 की तरफ। और ग्रुप 2 में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा दोनों में एक्सेप्शन आपको मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन दोनों का ऑर्डर भी अलग अलग है, आपस में भी अलग अलग है। तो हम एक ऑर्डर याद करेंगे केवल, और उससे हम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किसका ग्रुप में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा और किसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस तरह क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम दोनों में कौन है? लिथियम, और मिनिमम दोनों में कौन है? सीजियम। ऐसे ग्रुप 2 में जब हम जाएंगे तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसको याद करने का तरीका होता है बेकार सर बालन मांगे। कैसे याद करते हैं? बेकार सर बालन मांगे। सर की बात हो रही है और विद्या बालन की बात है ना, बेकार सर बालन मांगे। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है, बेकार सर बालन मांगे। अब ये ट्रिक से अपन ने ऑर्डर तो याद कर लिया, क्योंकि ऑर्डर याद करना ही था। तो क्यों ऑर्डर याद करना था? क्योंकि इसमें आप देखिए मैग्नीशियम कायदे से यहां आना चाहिए, बेरिलियम और कैल्शियम के बीच में, और मैग्नीशियम उठ के कहां चला गया? आखिरी में। तो अल्टीमेटली एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन को याद करने के लिए ट्रिक आपको बता दी, बेकार सर बालन मांगे। अब एग्जाम में ध्यान सुनना मेरी बात, एग्जाम में लाइन आपको जरूर याद रहेगी, बेकार सर बालन मांगे कुछ बताया था। दिक्कत एग्जाम में क्या क्या आएंगी वो समझना जरूरी है ना, क्योंकि ट्रिक याद करने से मतलब नहीं है, ट्रिक कहां लगानी, कैसे लगानी और क्या दिक्कत आप फेस करोगे ये पता हो। पहली बात, बेकार सर बालन मांगे आपको याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ बताया था। फिर वहां एग्जाम में ये याद किया कि बताया किसके लिए था, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉपर्टी दुनिया भर की। तो आपको ये पता होना चाहिए ये बेकार सर बालन मांगे किसके लिए बताया गया था? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया गया। तो दोनों में चल जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम इसी से मिल जाएगा। तो इसी को एक ही लाइन को याद रखेंगे। दूसरी बात, चलो ये भी याद आ गया कि बेकार सर बालन मांगे आपको किसने बताया था? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगली दिक्कत क्या थी? ऑर्डर क्या था? इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग? बेकार सर बालन मांगे में ऑर्डर थोड़ी लिखा हुआ है कि बढ़ता हुआ क्रम है कि घटता हुआ क्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को लाइन याद होने के बाद आपको ये पता है अगर कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो ध्यान सुनना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को हम सॉल्व किससे कर रहे हैं? साइज से, साइज से। और ये नहीं, अभी यहां से लेकर आखिरी तक जितनी भी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी उन सब में एक बात ध्यान रखना,
हमेशा आपको एक्सेप्शन वाले केस में दोनों एक्सट्रीम एंड्स को पकड़ना होगा। इसको पकड़ना होगा एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सेप्शन है बीच बीच में तो कुछ गबला हुआ होगा तभी तो याद कर रहे, ट्रिक बना रहे, अदरवाइज ट्रिक बनाने की क्या जरूरत है, जब नॉर्मल होता है ट्रिक क्यों बनाएंगे। तो अभी आपने बेकार सर बालन मांगे में एक तरफ कौन है बेरिलियम और एक तरफ कौन है मांगे मतलब मैग्नीशियम, आपने दोनों एंड्स को पकड़ा और आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को किससे सॉल्व करना है, साइज से। अब बताइए साइज में कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक तरफ है बेरिलियम एक तरफ है मैग्नीशियम, बीच में जो भी आए बताइए ये छोटा है या बड़ा है, छोटा है, और ये जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब ऑर्डर कैसा जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, तो यही ऑर्डर अपन ने बनाया। तो कभी भी अगर कंफ्यूजन हो कि ऑर्डर इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, कॉन्सेप्ट पे चले जाइएगा, लेकिन वो जो बीच का शफल है उसको याद करने के लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे भी मिनिमम और मैक्सिमम तो सेम है, तो वो बेकार सर बालन मांगे से आपका ये पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा। बीच में शफल है, ये शफल है बीच में, लेकिन अब इतने सारे एक्सेप्शन भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही एक्सेप्शन से अपने दो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं कि मिनिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम, सॉरी मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम और मिनिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम। तो एक ही ट्रिक से अपन याद रखेंगे, बेकार सा बालन मांगे इसमें मिनिमम भी मिल जाएगा आपको और मैक्सिमम भी मिल जाएगा। नोट करिए पहले से, फर्स्ट वाला जो ट्रिक है मेल्टिंग पॉइंट का, बेकार सर बालन मांगे, और तरीका आपको बता दिया। कभी कंफ्यूजन हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो आप साइज से ऑर्डर पकड़ लीजिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। आपको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हमेशा दोनों एंड्स को देखकर आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, तो हार्डनेस, सॉफ्टनेस और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये जो चार टॉपिक्स थे, ये जो चार प्रॉपर्टीज थी, इसको हमने किससे सॉल्व कर लिया बेटा, साइज से। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। तो इन चारों के बाद जो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी को कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से। डेंसिटी को साइज से सॉल्व करें या कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर बात करें, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करूं, डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, तो क्या डाउन द ग्रुप जाने पर मास और वॉल्यूम की बात करो, मास बढ़ता है या नहीं बढ़ता बेटा, बढ़ता है। और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और डेंसिटी को। और डाउन द ग्रुप जाते तो रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एटम को स्फीयर मानते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पायर क्यूब, और अगर आर बढ़ रहा है तो 4/3 पायर क्यूब का वैल्यू भी बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। तो रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं, वैसे डेंसिटी डिपेंड तो दोनों की वैल्यूज पे करता है, पर हमारे पास वैल्यू नहीं, तो हम तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करें, फैक्टर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर मास वाला फैक्टर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर वॉल्यूम वाला फैक्टर लगाऊंगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। कहानी वैसी है जैसा सॉल्युबिलिटी में हुआ था लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी के साथ, कि सॉल्युबिलिटी में अगर मैं लैटिस लगाता था तो ऑर्डर अगर इंक्रीजिंग आएगा, तो हाइड्रेशन लगाऊंगा तो ऑर्डर डिक्रीजिंग आएगा, और दोनों साथ में लगा नहीं पा रहे थे, होता दोनों से ही सॉल्व है, लेकिन एक साथ नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि वैल्यू नहीं थी। यहां पर भी मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों की वैल्यू नहीं है, तो हम दोनों को एक साथ लगाएंगे तो एक से इंक्रीजिंग और एक से डिक्रीजिंग, हम आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, डोमिनेटिंग फैक्टर। और इनमें डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, मास। ज्यादातर ऑर्डर डेंसिटी के मास के हिसाब से परफेक्ट मिलते हैं, ज्यादातर ऑर्डर, डिपेंड तो वॉल्यूम पे भी करता है, लेकिन हम दोनों को लगा नहीं पा रहे, तो हमारे लिए डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, मास। ध्यान सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस किससे सॉल्व हो रहा है, साइज से। डेंसिटी किससे सॉल्व हो रहा है, साइज से या मास से, मास से। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसमें आप साइज मत लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं मास से। मास इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा मतलब सीधा सीधा ट्रेंड मिल रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ग्रुप 1 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं था, पर डेंसिटी में एक्सेप्शन है। और ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन था, बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन था, डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है। मतलब ग्रुप 2 में तो हर जगह एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डेंसिटी हो। ग्रुप 1 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डेंसिटी में एक्सेप्शन है। और डेंसिटी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली जो ऑर्डर होना था कि डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, बट सोडियम और पोटेशियम का ऑर्डर इसमें रिवर्स हो जाता है। देखें ध्यान से, तो इसका जो ऑर्डर बन के आता है वो ऐसा आता है,
ये ऑर्डर बेटा, एस ब्लॉक में जो ऑर्डर मिल रहा है आपको डेंसिटी का ग्रुप 1 के अंदर, वही ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, बढ़ रही है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की ऑर्डर आपस में चेंज हो गई। इस चेंज होने का कारण समझते पहले फिर आगे बात करते हैं। सोडियम से पोटेशियम, याद करिएगा पीरियोडिक टेबल में इन दोनों में कंसेक्यूटिव मेंबर में साइज का डिफरेंस सबसे ज्यादा था। और अगर यहां से आ जाने पर साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया मतलब रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डेंसिटी कम हो गया। तो वैसे तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें साइज में ड्रास्टिक चेंज आया, उसकी वजह से मास के बदले वॉल्यूम डोमिनेट कर गया। और अगर वॉल्यूम डोमिनेट कर गया तो डेंसिटी कम हो गई और सोडियम की डेंसिटी क्या मिल जाएगी, ज्यादा। यहां पर ऐसा होता है, पर क्या है, एक्सेप्शन है, याद तो करना ही है। तो याद कैसे करना उस पर बात कर लेते। इसको पढ़िए, लिखना क्या दिख रहा है, दिख रहा है क्लियरली सबको? तो बस लिखना रब से, क्या बोला मैंने, लिखना रब से है, लेना की रब से फरियाद, ऐसी तो याद करते हैं। तो लिखना रब से, अब आपने लिखना रब से याद होना चाहिए आपको। अब ये लिखना रब से किसका एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट का है, बॉइलिंग पॉइंट का, कि डेंसिटी का है, डेंसिटी का। ये अपने को याद रखना ही पड़ेगा। मैंने क्लियरली आपको बोल दिया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लिखना रब से आया मतलब किसका एक्सेप्शन है, डेंसिटी का। और डेंसिटी को सुन लो फिर से, लिखना रब से याद रह जाएगा, लेकिन ऑर्डर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये आप कहां से सॉल्व कर रहे हो। डेंसिटी की बात है तो मास से। तो एक एंड पे कौन लिख रहा है, लिथियम, और एक पे सीजियम। मास से लगाइए, आंसर मिल जाएगा। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका मास कम उसकी डेंसिटी कम। लिखना रब से। रोज सुबह शाम पानी के साथ 2-2 बार, है ना, ये ट्रिक बोल लेना। रोज सुबह उठने के बाद, सोने के पहले 2-2 बार, है ना। सोने के बाद उठने के पहले नहीं, उठने के बाद और सोने के पहले, ठीक है। 2-2 बार पानी से दूध से जैसी इच्छा हो वैसे ले लेना, तो याद हो जाएगा। रायता, तू तो रायता पे ऐड करेगा, तेरा जीवन रायता नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब आगे सुने, डेंसिटी में ये ऑर्डर समझने के बाद अब हम लोग आते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 में आते हैं तो ग्रुप 2 में भी एक्सेप्शन है। ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी तीनों में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या आता है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे यहाँ सोडियम और पोटेशियम बदला, ग्रुप 2 में भी जो बेरिलियम के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, जैसे सोडियम पोटेशियम चेंज हुआ ना, मैग्नीशियम कैल्शियम भी चेंज होता वैसे ही, पर इसमें बेरिलियम भी चेंज हुआ। एक्सेप्शन एक एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें। तो ऑर्डर पूरा हौच पौच है, तो मैं ऑर्डर बनाता हूँ फिर बात करते हैं हम लोग। डेंसिटी की बात करें, ये ऑर्डर, ठीक है। देखें इस ऑर्डर को जरा ध्यान से। तो बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम में तो वैसे ही चेंज आया जैसे सोडियम पोटेशियम में आना था, बस बेरिलियम यहां पर होना था और बेरिलियम उठ के कहां चला गया बेटा, बीच में चला गया। ये ऑर्डर में एक्सेप्शन आ रहा है। अब इस ऑर्डर में जो एक्सेप्शन आ रहा है इसको याद तो करना ही है। तो ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ट्रिक क्या बताई थी बेटा, बेकार सर बालन मान। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान सुनना। कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, याद कर लो ना। लिखो 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 लिखो। कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, याद कर ले इसको। इसमें भी जब आप ऑर्डर बनाने जाएंगे ना, अब ये लाइनें याद रह जाएंगी तुमको। लाइनें याद रहेगी तुमको, है ना। बेकार सर बालन मांगे हो गया, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी हो गया, पर ये याद रखना बेकार सर बालन मांगे वाज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी वाज डेंसिटी। और डेंसिटी को आप किससे सॉल्व करें, मास से। तो एक तरफ कार एक तरफ भाभी है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, भाभी की, है ना। मास से, अब मास से सॉल्व हो रहा है तो चलो, तो मास से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखो उसको, आगे बढ़ते हैं। दोनों का कौन सा, हाँ क्या बनाया मैंने, तो बना तो रखा मैंने ऑर्डर, क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ही तो है, बना तो रखा, आप क्या पूछ रहा है उसमें। ये इधर देख, इधर ये क्या होता है, ये बना तो रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर भी पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान, इधर पढ़ाई पे ध्यान रख, ठीक है। 17 जुलाई को पिताजी मारे हैं तेरे को, एग्जाम देकर आएगा, ठीक है। हाँ
चले इधर ध्यान दे, 6 वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं। 6 वाली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कंडक्टिविटी। अब चलिए कंडक्टिविटी की बात करें तो याद करिएगा लास्ट लेक्चर में हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था उसमें भी हमने कंडक्टिविटी की बात करी थी, और वहां कंडक्टिविटी में आपको बोला था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्टिविटी दिखाता ही नहीं, आपको बताया था इस तरह से कि इसका जो लैटिस वेटिस है वो फिक्स्ड है, जब मेल्ट करते हैं तो आयंस में मूवमेंट आता है, और सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये आपको बताया था उस टाइम पे। अभी हम लोग जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ये हम कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और एलिमेंट जो है ये एस ब्लॉक के, ये मेटल है या नॉन मेटल है बेटा? मेटल। तो आप जूनियर क्लास से पढ़ते आते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सारे एलिमेंट्स कंडक्टिविटी दिखाएंगे, लेकिन किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी किसकी कंडक्टिविटी कम होगी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और मेटल्स में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें, क्या हो गया? क्या देख रहे हो नीचे? सही है, चप्पल अप्पल चोरी तो नहीं हो गया? और उधर ही जाग जाग के देखते हो, ठीक है सब? परेशान तो नहीं कर रहा पड़ोसी? चलो कंडक्टिविटी सुनो मेरी बात ध्यान से। कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें, सुनिएगा ध्यान से ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंडक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के पास फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। और ग्रुप 2 के पास 2। तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो कंडक्टिविटी में सीधा सीधा ऑर्डर बना लीजिएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ग्रुप 2 की कंडक्टिविटी ज्यादा, और रीजन लिख लेंगे बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, because it contains more number of valence electrons. चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं कंडक्टिविटी की बात, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आई की बात करें तो आई के बारे में हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, आपका ध्यान सुनिएगा। आई में हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, दो जगह एक्सचेंज होता है, S2 P1 में एक्सचेंज होता है और P3 P4 में एक्सचेंज होता है। अभी यहाँ पर तो ये S1 है और ये S2 है, तो S2 तो आ रहा है पर P1 नहीं आ रहा, तो यहाँ कोई एक्सचेंज होगा, लेफ्ट टू राइट आई बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाने पर रेगुलरली आई कम होता है, जिनमें इसमें तो साइज में भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो मैंने साइज वाले केस में बताया था कि जिनके साइज में कोई डिस्टरबेंस नहीं था डाउन द ग्रुप, उनके आई में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। क्या हुआ? अब क्या है, आज सही रहोगे कि क्या होगा? तो ठीक है, अभी ध्यान दो, तसल्ली से बैठो बेटा, क्या हो गया मतलब? ठीक है, अभी 17 जुलाई बहुत दूर है, ठीक है। चलो इधर ध्यान, आई की बात कर रहे थे। डाउन द ग्रुप जाने पर याद करें रेडियस में ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप नंबर 16 17 18 इनके साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इनका आई का ऑर्डर भी नॉर्मल ऑर्डर है। और 3 से लेकर जो 15 वाले थे उनमें से 13 14 15 में हम लोगों ने बात करता है जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां आई बढ़ जाएगा। 15 में वैसे नॉर्मल ट्रेंड था वहां पर, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्शन था वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता था, खत्म हो जाता था। पर उसी के हिसाब से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली आईई डिक्रीज होता है। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दोनों के लिए कॉमन है, लिख लीजिएगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईई डिक्रीजेस, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईई डिक्रीजेस, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईई डिक्रीजेस। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे आई क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा ना। ये नॉर्मल सा ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आई में पूरे एस ब्लॉक का, जैसे हमने साइज का ऑर्डर पढ़ा जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, वैसे पूरे एस ब्लॉक का आई का ऑर्डर बनवा रहा हूं। ये ऑर्डर आपको याद नहीं करना, बस ये हम लोग इससे आगे कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे इसलिए लिखवा दे रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें बेटा तो सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर इसके बाद आ जाता है लिथियम, फिर आता है बेरियम, और फिर आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और अब देखो पूरे एस ब्लॉक का जो आई का ऑर्डर है, पूरा आई का ऑर्डर है, लगभग लगभग मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रुप 2 का आई ग्रुप 1 से ज्यादा है। अगर हम बेरियम को छोड़ दें यहां पर तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप 2 के हर एलिमेंट का आई लगभग ग्रुप 1 की आई से ज्यादा, भले वो किसी भी पीरियड का हो,
चल जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ ये। तो आप एक बात जानते हैं कि ग्रुप 2 जो होता है, एक तो इनका साइज बहुत कम होता है, ग्रुप 2 का साइज ग्रुप 1 के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। दूसरी बात, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 कॉन्फ़िगरेशन है, और NH2 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दोनों फैक्टर के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ग्रुप 2 वालों का आई ज्यादा और ग्रुप 1 वालों का आई कम देखने को मिलता है। ये पूरा ऑर्डर है ग्रुप 1 या एस ब्लॉक की आई का जो ऑर्डर है, एक्सैक्ट ऑर्डर है, वो मैंने आपके सामने लिखा। अब ये ऑर्डर याद नहीं करना, बस इससे कुछ समझना है हमको, वो समझिए। अब अभी इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी रहेगी फ्लेम टेस्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह की है ना। और आगे जाके आप वो पढ़ेंगे नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह, ये सारी चीजें पढ़नी आप। तो ये जो जितने एलिमेंट्स है ना, इनमें से मैं 2 पेयर्स आपको बता रहा हूं जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगी एस ब्लॉक में। वो पता होना इसलिए जरूरी है कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि दिस इज द प्रॉपर्टी और एक एलिमेंट दे दिया, ये किसके जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो आपको पेयर याद होंगे तो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पेयर कौन सा बन रहा है, एक तो ये बन रहा है बेरिलियम मैग्नीशियम का, ठीक है। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको सेम देखने को मिलेगी। उसका रीजन आप देख सकते हैं, आई ज्यादा आई वाले पूरे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, वो 2 एलिमेंट्स कौन है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, जिनका बहुत सारा प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। जैसे मैं आपको हिंट दूं तो ये फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाएंगे दोनों, ये दोनों आगे जाके लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होते, ये दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ये दोनों जो है इनके ऊपर ऑक्साइड लेयर वेयर का फॉर्मेशन होगा। ऐसी बहुत सारी बातें आगे आएंगी, ठीक है। इसके अलावा हम आई वाले 3 एलिमेंट्स, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका भी एक पेयर बनेगा। मतलब इन 2 का एक पेयर, उन 3 का एक पेयर, आपको याद होगा। क्यों? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज पूरे ग्रुप 2 से बड़ा होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाएंगे, ये तीनों बंसन बर्नर फ्लेम टेस्ट भी दिखाएंगे। फ्लेम टेस्ट में इनका कलर भी वायलेट होगा, थोड़ा बहुत शेड चेंज होगा लेकिन वायलेटिश कलर होगा। उसके अलावा यही तीनों आगे जाके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी कर रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो उन तीनों की सेम होती है। तो आपको ये पेयर दिमाग में होनी चाहिए कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। ये ऑर्डर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ पर ये जो पेयर्स थे ये बताने के लिए आपको ये ऑर्डर लिखवाएगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, चलिए फ्लेम टेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्लेम टेस्ट में हमें क्या समझना है। आप ये जानते हैं बेटा, एक है ना, सुने यहां से, एक ऐसा है आपके पास, सपोज एक चिमनी है, उस चिमनी को बोला जाता है बंसन बर्नर, ठीक है, जो यहाँ पर हमें यूज करना है। बंसन बर्नर ऐसा समझ लें, लैब में एक चिमनी रखी जिसको हमने क्या बोल दिया बेटा, बंसन बर्नर बोल दिया। ये जो बंसन बर्नर है इसको इस फ्लेम टेस्ट में यूज किया जाता है। और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब जो मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेटल की अगर हम लोग बात करें तो मेटल में 1 2 3 4 ये एनर्जी लेवल है, सपोज है ना, n=1 ले लिया या n=2 ले लिया या ऐसा इंफिनिटी तक ले लिया। तो मेटल में मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट करके यहाँ तक पहुंचाना है, तो ये पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो ये फ्लेम दे रहा होगा। और ये फ्लेम जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके यहाँ से यहाँ तक एक्साइट करा रहा होगा, तो हम इसे ऐसा ट्रीट करेंगे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेटल से, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन करवाने का काम कर रहा है, ऐसी फ्लेम को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो बंसन बर्नर की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रह सकता, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा। वो जो एनर्जी एमिट करेगा, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, E = hc/λ। तो अगर उसने एनर्जी एमिट करी है तो वो जो एमिटेड वेवलेंथ होगी लाइट की, H और C तो कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो चेंज होगा। वो जो एमिटेड लैम्डा होगा, अगर वो लैम्डा 4000 से लेकर 7800 या 400 से लेकर 780 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की मैं बात कर दूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। अगर वो लैम्डा विजिबल रीजन का है तो आपको कलर दिखेगा, और अगर वो उससे कम हुआ, मतलब उधर कॉस्मिक गामा रेज की तरफ हुआ और अगर इधर इंफ्रारेड की तरफ हुआ, तो आपको कलर नहीं दिखेगा। तो ये जो कलर किसका क्या आएगा वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना तो लैम्डा की वैल्यू मालूम है और ना हम एग्जैक्टली ये जानते हैं कि 400 से अगर 780 की बात हो रही है तो 522 का कलर क्या होगा, नहीं जानते। 523 का कलर क्या होगा, नहीं जानते। हम एक रेंज जानते हैं कि विबग्योर होता है, लेकिन एग्जैक्टली किसका क्या कलर आएगा, और उस कलर में भी हजारों शेड्स होते हैं।
तो हम उन शेड्स को भी नहीं याद रख सकते, इसलिए कलर क्या होगा वो तो हमें याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखना पड़ेगा वो मेरी दिक्कत है, मैं ये ट्रिक बता दूंगा आपको। पर फिर आपको ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर आएगा, और कलर किसकी वजह से आएगा? एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ की वजह से आएगा या एमिटेड की वजह से? एमिट, जो एमिट होके नीचे आएगा, जो एनर्जी एमिट कर रहा होगा वो वेवलेंथ अगर विबग्योर में आया तो कलर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं उसके बारे में, पहले वो लिखिए फ्लेम टेस्ट के बारे में ना, लिखिए। हाँ कॉमन है, दोनों के लिए लिख लीजिए। फ्लेम टेस्ट में लिखिएगा when S block metal or salts, when S block metal or metal salts, when S block metal or metal salts are heated on Bunsen burner, when S block metal or metal salts are heated on Bunsen burner, then on oxidizing flame, then on oxidizing flame, the electron get excited. Then on oxidizing flame, the electron get excited, and on returning back to the ground state, they release energy. And on returning back to the ground state, they release energy, due to which color is observed. On returning back to the ground state, they release energy, due to which color is observed. तो जब वापस आ रहे होते हैं कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करना या लैम्डा रिलीज करना एक ही बात है, और उसके करस्पॉन्डिंगली आपको क्या दिखेगा बेटा? कलर दिखेगा, है ना। तो इसमें दो चीजें जरूरी है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपको क्लियर होना चाहिए, लिखा है एनसीईआरटी में, और दूसरा जो एमिटेड वेवलेंथ होगी, एमिटेड एनर्जी होगी, उसके करस्पॉन्डिंगली क्या दिखता है बेटा? कलर दिखता है। आइए फ्लेम टेस्ट के बारे में बात करते हैं। फ्लेम टेस्ट में जो कलर है, कलर आपको याद ही रखने पड़ेंगे, पर क्या क्या कलर है और है ना कैसे क्या याद रखना, थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के बारे में, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के बारे में। देखिए कलर्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर दो पेयर्स मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। पहला पेयर क्या है बेटा? बेरिलियम मैग्नीशियम का, और दूसरा पेयर क्या है बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का। पहला जो पेयर है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का, इन तीनों का कलर, देखो ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तीनों का कलर जो आपको मिलेगा वो वायलेट मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा? वायलेट। लेकिन वायलेट सिर्फ एक है ना, हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं, इसमें शेड्स आएंगे, वायलेट में भी अलग अलग कलर होंगे, वायलेट के शेड्स होंगे। पोटेशियम का तो परफेक्टली वायलेट है, विबग्योर के हिसाब से चल रहे हैं उल्टा, ये वायलेट है, सबसे लास्ट वाला क्या आएगा? रेड। विबग्योर ऐसा उल्टा चल रहा है, ठीक है, इस तरह से ध्यान। इन तीनों कलर वायलेट, बीच में आएगा येलो, सोडियम का गोल्डन येलो कलर होता है। एफ सेंटर आपने पढ़ रखा होगा सॉलिड स्टेट में, वहां पर आपने सोडियम और पोटेशियम का कलर पढ़ा होता है। सोडियम का होता है येलो या गोल्डन येलो बोलते हैं, और पोटेशियम का कलर क्या बोलते हैं? वायलेट। रुबिडियम वायलेट है, लेकिन वायलेट में शेड है। एक बात बताइए, रुबिडियम R4, रुबिडियम R4 कौन सा कलर आता है? रेड। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि वायलेट तो है, लेकिन कौन सा वायलेट है? रेड वायलेट। R4 रुबिडियम, R4 रेड वायलेट। सीजियम का कलर आप याद रखेंगे ब्लूइश वायलेट, सीजियम को BB से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? BB, ब्लूइश वायलेट। पोटेशियम सिर्फ वायलेट है, केवी, केंद्रीय विद्यालय से याद रख सकते हैं, सिर्फ वायलेट है। तो ये तीनों का कलर वायलेट है, पोटेशियम केवी, रुबिडियम रेड वायलेट, R से रुबिडियम, R से रेड वायलेट, और सीजियम का BB मतलब ब्लूइश वायलेट आ जाएगा। सोडियम का गोल्डन येलो है, लिथियम का जो रेड है उसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिम्सन रेड। तो लिथियम का जो क्रिम्सन रेड है उसको ऐसे याद रखेंगे, लिकर। क्या याद रखेंगे? लिकर। लिकर की स्पेलिंग वैसे तो अलग होती है, LIQUR, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर इस तरह से इसको लिकर बोल रहे हैं। लिकर में क्या जाएगा? लिथियम, क्रिम्सन रेड, है ना। तो लिकर याद कर ले, LIC कर याद कर ले, ऐसे कुछ भी याद कर ले, याद करना अपने को लिथियम का क्रिम्सन रेड। एक और बात सुनिएगा, लिथियम का क्रिम्सन रेड के अलावा एक और नाम मेंशन कर दिया जाता है, लाइलैक। क्या नाम मेंशन कर देते हैं? लाइलैक। तो लाइलैक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, LI फॉर लिथियम, LI फॉर लाइलैक, मैच हो जाएगा। लिथियम, लिथियम, ठीक है। इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हैं कि जैसे इसका सिंबल LI आ रहा है, वैसे यहाँ पर भी LI आ रहा है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि लिथियम का लाइलैक भी दे सकता है या क्रिम्सन रेड दे सकता है। अब आइए बाकी पे चलते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें अगर, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में सबसे पहली बात, यहां पर फोटो, ये जो हम लोग फ्लेम टेस्ट पढ़ रहे हैं, बंसन बर्नर टेस्ट पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने क्या बोला
इस इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट कराना है, और एक्साइट कराने के लिए आपने इसको किस प्रकार चूल्हे पे, ध्यान सुनिएगा, क्या पूरे एस ब्लॉक में ये वाला जो पेयर है बेरिलियम मैग्नीशियम का, इनका आई सबसे ज्यादा है या सबसे कम है बेटा? सबसे ज्यादा। तो इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की एनर्जी ये बर्नर प्रोवाइड नहीं कर पाता। ये जो चिमनी है, जो चूल्हा है, जिस पर आपने मेटल को रखा, एक चम्मच में से मेटल को लेकर रख दिया, तो ये उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा जितनी बेरिलियम और मैग्नीशियम को अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए चाहिए, और इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा। और अगर एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है ना तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ना एमिट होके नीचे आया, और जब तक एमिट नहीं होगा तब तक कलर नहीं दिखेगा। इसीलिए इसके बारे में बोलते हैं दे डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। तो इसका रीजन है ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये फ्लेम टेस्ट शो नहीं करेंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो कलर इन बंसन बर्नर टेस्ट या फ्लेम टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते, या इनका कोई सॉल्ट दे दे, कंपाउंड दे दे, वो भी फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, ध्यान सुना, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इनके कलर्स के ऊपर बात कर रहा हूं। कैल्शियम का जो कलर होता है वो होता है ब्रिक रेड। कौन सा कलर होता है बेटा? ब्रिक रेड। रेड है लेकिन ब्रिक रेड है। ब्रिक रेड मतलब ईंट जैसा लाल, समझ में आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको याद कर लेते हैं, कब्र या फिर कैबरे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? कैबरे, है ना। कैल्शियम ब्रिक रेड, कैबरे। कैबरे क्या होता है? डांस होता है, कैबरे डांस, ठीक है। तो कैबरे डांस का फॉर्म है कैल्शियम ब्रिक रेड, या कब्र से याद कर लो, लेकिन कैबरे याद कर लो। कब्र क्यों याद करते हैं? अभी तो जीना अपने, तो कैबरे, हाँ। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, कैल्शियम ब्रिक रेड है, इसके बाद स्ट्रोंशियम का जो कलर है वो डार्क रेड बोला है। क्या बोला जाता है बेटा? डार्क रेड। डार्क रेड के अलावा इसको क्रिम्सन रेड भी बोलते हैं। 2 नाम होते हैं इसके, एक तो डार्क रेड और एक क्रिम्सन रेड। तो कैल्शियम का जो डार्क रेड है उसको अपन बोलेंगे सरदार। क्या बोलेंगे? स्ट्रोंशियम डार्क रेड, जैसे याद रखेंगे सरदार, और क्रिम्सन रेड को सरकार, ठीक है। तो सरदार सरकार एक ही बात है, उसी याद रखेंगे। तो कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम का तो ब्रिक रेड हो गया, कैबरे, और सरदार या सरकार, इसका मतलब स्ट्रोंशियम का ये तो डार्क रेड है या फिर क्रिम्सन रेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी इनमें से क्रिम्सन रेड लिखती है, ये पता होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? क्रिम्सन रेड। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? सरकार को देंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर रहे हैं बेरियम। राउडी राठौर देखी तुमने? बाप जी को जानते होंगे। बेरियम एप्पल ग्रीन, बाप जी। दो बार, है ना, दिमाग में घुमा लो फटाफट कि बाप जी जो भी है, क्रिम्सन रेड, सरदार सरकार, है ना। क्योंकि तो यकीन मानिए अगर अभी याद नहीं हो तो नहीं होगा, ठीक है। और इसको मतलब ऐसे रटने की कोशिश ना करें, इनको सिर्फ 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर ले, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेगा तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ऐसे इसको याद करते हुए ना फिरे, 2-4 बार बस पढ़ लेना है, रीडिंग लगा लेना, 2-4 बार रिपीट कर लो, माइंड में याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब ऑप्शन लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, है ना, होना होगा तो। अगर बिल्कुल ही खत्म मामला है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना, फिर तो साक्षात ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। चले अगली प्रॉपर्टी की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी जहां तक लिखा उसको भूल जाइए, अब सुनिए ध्यान से, है ना। ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की बात, 3 प्रॉपर्टी, और फिर ये फ्लेम टेस्ट, है ना। मेन जो 4 है जिनके ऊपर आपको याद रखना है, याद रखने की 4 ही प्रॉपर्टी। अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन है या नहीं है? नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं। डेंसिटी में एक्सेप्शन है। याद करने का तरीका, लिखना रब से, लिखना किससे सॉल्व हुआ है? मास से या साइज से? मास से। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट साइज से, बिल्कुल ध्यान रखने। साइज में क्या ध्यान रखना है? जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा,
और डेंसिटी में जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डोमिनेटिंग फैक्टर वाज मास। ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तीनों में एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रिक आपको क्या बताया, बेकार सर बालन मांगे, एक तरफ बेरिलियम एक तरफ मैग्नीशियम, जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो बड़ा है वो सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसके बाद हमने याद करता डेंसिटी का ऑर्डर, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, एक तरफ कार एक तरफ भाभी, भाभी की तरफ जाने पे डेंसिटी बढ़ रही थी, ये ऑर्डर देखा था मास से। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्लेम टेस्ट पे आते हैं, तो फ्लेम टेस्ट में आपको बोला लिकर, लिकर का मतलब क्या हो गया, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम का कलर क्या बोला, येलो गोल्डन येलो, एफ सेंटर में पड़ा होता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तीनों कलर वायलेट, पोटेशियम परफेक्ट वायलेट है, केवीसी याद रखेंगे, रुबिडियम रेड वायलेट और सीजियम बीवी ब्लूइश वायलेट। बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट शो नहीं करेंगे ड्यू टू हाई आई, है ना। और उसके बाद कैबरे बोला आपको कैल्शियम ब्रिग्रेड, सरदार सरकार स्ट्रोंशियम डार्क रेड क्रिम्सन रेड और बापजी बेरियम एप्पल ग्रीन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो अभी आपका मॉडर्न फिजिक्स चल भी रहा है, उसमें भी आपने सुन रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा होता है फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। सनलाइट आप दे रहे हैं या कोई लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं और वो लाइट का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होता है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखाता है, तो पूरे एस ब्लॉक में से पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि इनका आईई पूरे एस ब्लॉक में सबसे कम है। आप सोचिए ये जो फ्लेम टेस्ट था इसमें आप क्या कर रहे थे, सारे मेटल जो थे ना इनको उठा उठा के चूल्हे पे बैठे, इसको उठाया चूल्हे पे बैठा दिया, बोले चल इलेक्ट्रॉन निकाल, इसने मना कर दिया, बोले नहीं दूंगा एनर्जी और चाहिए, इसको बैठाया मना कर दिया, इन्होंने बोला अबे चूल्हे पे बैठा क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना ले काय को गर्म कर रहे जबरदस्ती, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, वो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम समझदार, तो उनको जैसे चूल्हे के पास ले जाते बोले इन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉन, हमको भी देना ही पड़ेगा, तो ये तो पास में जाते बोले ले जा रहने, जबरदस्ती क्यों गर्म करना है ना, तो ले जा। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां अपन फ्लेम टेस्ट में किस पे बैठा रहे थे, चूल्हे पे। फ्लेम टेस्ट में अपन कहाँ बैठा, ये इसमें फोटो इलेक्ट्रिक में कहाँ बैठा रहे, धूप में, लाइट में, धूप में, और धूप में बैठा रहे हैं, तो आप सोचिए जिसको चूल्हे पे एनर्जी कम पड़ गई उसको धूप में एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। चूल्हे पे बोले उसको, चूल्हे पे बोले और एनर्जी, धूप में तो क्या ही बिगड़ेगा उसका, तो ये तो नहीं दिखाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक। ये चूल्हे पे बैठने पे इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, चूल्हे पे एनर्जी ज्यादा मिल रही थी, धूप में बैठा है बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्यों, बोले एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी, धूप में नहीं मिल पाई, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे। और ये तो चूल्हे के पास जाते से रिलीज कर, तो मालूम है जबरदस्ती जलवाने से क्या फायदा है ना, इलेक्ट्रॉन देना है दे दो। तो इनको धूप में ले गए, तो धूप में भी इन्होंने क्या बोला, इनके लिए एनर्जी सफिशिएंट थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल वही दिखाएंगे जिनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, और वो इसमें कौन आएगा बेटा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। और ये तीनों की एक और प्रॉपर्टी, मैंने बोला था दो पेयर है, बेरिलियम मैग्नीशियम का, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं दिखाया, इन्होंने बंसन टेस्ट भी नहीं दिखाया, इसने फ्लेम टेस्ट भी दिखाया और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखा रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, potassium rubidium and cesium show photoelectric effect, potassium rubidium and cesium show photoelectric effect, potassium rubidium and cesium show photoelectric effect, full stop। आगे लिखेंगे cesium is used in photoelectric cells, cesium is used in photoelectric cells, सीजियम इज यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की, तो ये सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन इनमें से सबसे बढ़िया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखा सकता है, सीजियम। और इसीलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है, सीजियम का। एनसीईआरटी का यूज भी है, तो इसी बहाने कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद वो 10th प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का मतलब क्या है, हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर भी ये बात काम में आती है, बट थोड़ा सा भी यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है बेटा, उसमें सबसे पहला फेवरेबल कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। भाई अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती है बेटा, एक तो सेंट्रल मेटल होता है और एक क्या होता है, लिगेंड, है ना।
तो यहां पर ये जो एस ब्लॉक के मेटल्स हम ले रहे हैं, ये सेंट्रल मेटल की तरह काम करने वाले हैं, और सामने से कोई लिगैंड आएगा और इनको लोन पेयर देगा। तो अगर इनको लोन पेयर लेना है तो इनके पास क्या होना चाहिए बेटा? खाली डब्बा। तो ये सेंट्रल मेटल की तरह काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। दूसरी बात, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि चार्ज अगर ज्यादा है तो लिगैंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा। और तीसरी बात है, साइज छोटा होना चाहिए। साइज कम होने से क्या हो जाएगा? अभी हमने बात करी थी, साइज छोटा हो तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी अच्छा है। तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है। इसमें से अगर आप चार्ज बाय साइज का रेशियो देखें तो इसको 5 भी तो बोला जाता है, और चार्ज बाय साइज का रेशियो अगर आप देखेंगे तो उससे हमें समझ में आना चाहिए कि अगर जो मेटल है वो हाई फाई वाला है, मतलब चार्ज ज्यादा और साइज छोटा हो, हाई फाई वाला हो, तो वो बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो पहली बात तो ये फेवरेबल कंडीशन रहेगी, पहले इसको नोट कर लिए तीनों को, और तीनों के साइड में लिख लेना इस तरह से, फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये फेवरेबल कंडीशन है बेटा, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस तरह की कंडीशन हो तो बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, high charge and small size. Presence of vacant orbital, high charge and small size. Presence of vacant orbital, high charge and small size. चलिए, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमने पहला टाइप तो समझा कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो हमने देखा। अब इसमें इसको अप्लाई करते हैं एस ब्लॉक के ऊपर। बेटा एस ब्लॉक में एक बात बताइए, हाई फाई वालों में से सबसे हाई फाई वाला एलिमेंट कौन होगा? सोचिए, बेरिलियम। बेरिलियम। इसीलिए पूरे एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक की बात करो, पूरे एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा हाई फाई किसका? बेरिलियम का। इसलिए पूरे एस ब्लॉक में सबसे बढ़िया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी होती है? बेरिलियम। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेरिलियम हैज मैक्सिमम, in S block elements beryllium has maximum complex formation tendency. In S block elements beryllium has maximum complex formation tendency. In S block elements beryllium has maximum complex formation tendency. ठीक है, तो बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात पे चलते हैं बेटा। बेरिलियम की ये बात लिखने के बाद हम लोग बेरिलियम का एक इक्वेशन ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे हम ये इस बात को सपोर्ट कर पाए कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी अच्छी रखता है। तो याद करिएगा, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि BeF2 की रिएक्शन जब 2F माइनस से कराते हैं तो BeF4 -2 बनता है, और उस -2 को बैलेंस करने के लिए कितने सोडियम आ रहे हैं बेटा? 2। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे Na2BeF4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर बेरिलियम जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहा है, जिसमें बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 4, और F माइनस किसकी तरह काम कर रहा है? लिगैंड की तरह। और BeF2 में याद करिएगा 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये जो F माइनस आ रहे हैं ये लिगैंड की तरह काम कर रहे हैं, तो F माइनस ने लोन पेयर दिया, F माइनस ने लोन पेयर दिया, BeF4 -2 का फॉर्मेशन कर लिया। ये एक एग्जांपल समझा। दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम। आप जानते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये तो एस ब्लॉक की बात हुई। डी ब्लॉक के एक दो एलिमेंट्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जिनके बारे में भी आप लोगों ने ना बायो में पढ़ा हुआ होता है। आयरन +2 आप लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन, तो उसमें आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। और विटामिन B12, साइनोकोबालामीन बोल देते हैं ना, तो ये विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो इसको नोट कर लें। ये भी यूजेस है कॉम्प्लेक्सेस के जो काम में आते हैं सिलेबस में।
ठीक है, ये आपके सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईसीएस जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है। ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, तो आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती भी, और उसको समझना भी आप लोग जानते हैं कि लिथियम इसमें से मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सब जानते हैं आप, तो इसको छाप ले, ट्रिक व्रिक सब पता ही है आप लोगों को, है ना। जब ईसीएस आप पढ़ते हैं, अभी इसमें मैं बताता हूँ आपको फिलहाल में भी, ध्यान सुनना, जब ईसीएस आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इनमें जैसे वाटर आ जाता है बीच में, है ना, एक H2 आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, दो तीन चीजें मतलब चेंज होती है, बाकी लगभग वही सीरीज है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी छापा वापा जो भी आपको तरीका बताया जाता है, आप उससे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मैं इसको लिए बता रहा हूँ ट्रिक, उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम आगे मेटलर्जी पढ़ेंगे तो यही सीरीज काम में आएगी कि मेटलर्जी में कौन सी प्रोसेस किसके लिए लगाई जाती है, वो यही सीरीज डिसाइड करके देगा आपको, ठीक है ना। वहां पर मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई सी भी आपने मेथड लगा दी, सब इसी से डिसाइड होता है, ईसीएस से। चलिए, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये जो सीरीज है ईसीएस की जो सीरीज है, उसको कैसे याद रखेंगे, इसको बोलेंगे ली के बाप से, क्या बोला मैंने, ली के बाप से काका ने मांगी, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर। ठीक है, फिर से सुन लेना ध्यान से, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी। ठीक है, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी, होगी आज पिटाई, और लास्ट में शक्ति कपूर का आओ। ठीक है, तो ये पूरा इसको याद करने का तरीका है, फिर से सुन लेना, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी, होगी आज पिटाई, और लास्ट में शक्ति कपूर का आओ। नोट कर लें इसको फटाफट, लिख लेना, ट्रिक तो आप है ना रिकॉर्डेड है तो उसमें देख लेना। चलिए, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऊपर वो एसओपी मैक्सिमम पॉजिटिव, एसआरपी मैक्सिमम नेगेटिव नेगेटिव, वो मैंने लिख दिया। अब ईसीएस आपको है ना रीड करना आना चाहिए, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले। एक बात बस इसमें ध्यान रखेंगे, कभी आपको ऐसा दे दिया जाए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब हमने आईई के बारे में डिस्कशन किया था, अगर ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, तो ये हाफ सेल रिएक्शन में लिख रहा हूं, मेटल से बेटा, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, लेकिन कौन से स्टेट में निकाला, गैसियस। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मेनली आई का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और अगर आपको ऐसा दे दिया, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ईसीएस का यूज होगा। दोनों में आप इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहे हो, लेकिन गैसियस फॉर्म में जब बात होगी तो आई, और एक्वस फॉर्म में जब बात होगी तो ईसीएस, क्योंकि आप जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं ये एक्वस मीडियम में चल रही होती है, पानी के अंदर का खेल होता है, तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा गैसियस आ जाए तो आई वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, और एक्वस आ जाए तो ईसीएस से सॉल्व करना है। कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट एक्वस ही लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट एक्वस, क्योंकि कोई कितना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमेशा ईसीएस के बेसिस पे डिसाइड हो रहा होता है। तो अगर मेंशन कर दे गैसियस तो आई, याद करिएगा आई के टाइम पर एक क्वेश्चन लिखा है बेटा मैंने, जब हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था आई का मेटालिक कैरेक्टर, उस टाइम पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एक आंसर सीजियम टिक करवाया था मैंने, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एक आंसर लिथियम टिक कराया था मैंने। उस टाइम पे भी ये बात बताई थी कि गैसियस देगा तो आई से सॉल्व करना है, और एक्वस देगा तो ईसीएस से सॉल्व करना है। चलिए, अब अगर हमने ये जो पूरी प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़नी थी हमें, वो कंप्लीट होती है एस ब्लॉक की। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो पॉइंट हमें समझना है वो है रिएक्टिविटी, क्योंकि यहां पर हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे होंगे, तो उससे पहले हमें रिएक्टिविटी को समझना जरूरी है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम, या कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, दैट इज रिएक्टिविटी। अब देखो, रिएक्टिविटी की अगर बात करूं बेटा मैं, तो याद करिएगा जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, आईई पढ़ा था, तो आई का एप्लीकेशन नंबर वाज एप्लीकेशन नंबर 1 वाज मेटालिक कैरेक्टर, एंड एप्लीकेशन नंबर 2 वाज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये लिखाया था। और वहां पर मैंने आपको ग्रुप 1
और ग्रुप 17 का कंपैरिजन कराया था। मैंने बोलता एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखा है कि ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है और ग्रुप 17 में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी कम होती है। उसका रीजन मैंने उस टाइम पे आपको बताया था, ग्रुप 1 मेटल्स का है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर मेटल में खुद का ही कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ग्रुप 17 नॉन मेटल्स का है, तो वहां भी नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर नॉन मेटल में खुद का कैरेक्टर नहीं बढ़ रहा, दूसरा कैरेक्टर बढ़ रहा है और खुद का कैरेक्टर कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी कम हो रहा है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक सारे मेटल है, ग्रुप 1 भी मेटल है, ग्रुप 2 भी मेटल है, और मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर मेटल में खुद का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब है सीधा सा स्टेटमेंट दोनों के लिए कॉमन, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। कॉमन बात है दोनों के लिए, लिख लीजिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप reactivity increases. On moving down the group reactivity increases. On moving down the group reactivity increases. इसका मतलब है लिथियम लेस रिएक्टिव, नीचे सीजियम मोर रिएक्टिव, बेरिलियम लेस रिएक्टिव, नीचे बेरियम मोर रिएक्टिव। ठीक है, इस तरह की बात हो रही है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है। आइए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। रिएक्टिविटी के बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है दैट इज रिएक्शन विथ एयर। और एयर के साथ कौन क्या फॉर्म करेगा, कौन क्या फॉर्म नहीं करेगा, उसके ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले एयर के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। एयर को दो तरह से डिवाइड किया जाएगा, एक तो ड्राई एयर और एक मॉइस्ट एयर। ध्यान सुनना, ड्राई एयर और मॉइस्ट। ड्राई एयर की अगर मैं बात करूं तो ड्राई एयर में आप लोग जो बात करेंगे वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की बात कर रहे होंगे मिली है ना, कि हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही। और एक बात बताइए, क्या ऑक्सीजन से कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा उसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन से लगभग लगभग हर कोई रिएक्ट करता है या नहीं करता? बेटा करता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको आगे भी काम है। ये मत सोचना कि रिएक्टिविटी सिर्फ एस ब्लॉक में खत्म हो जाएगा ना, जब आप ग्रुप 13, 14, 15 पढ़ेंगे तो इन्हीं में से रिएक्शंस काम में आएंगी बात। तो ऑक्सीजन से लगभग लगभग पूरा पीरियोडिक टेबल रिएक्ट करता है, जबकि नाइट्रोजन से कुछ ही एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं केवल हाई फाई वाले। कौन रिएक्ट करते हैं बेटा? हाई फाई। ऑक्सीजन से लगभग लगभग पूरा पीरियोडिक टेबल रिएक्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन से कौन रिएक्ट करता है बेटा? हाई फाई वाले। हाई फाई वालों की अगर मैं बात करूं तो हाई फाई कहने का मतलब क्या है आप जानते हैं? लिथियम एंड ग्रुप 2। अभी मैं एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो लिथियम एंड ग्रुप 2 रिएक्ट करेगा। अभी ये है ना, सिर्फ आपको बताने के लिए लिखवाऊंगा। अभी मैं बात आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये वाला पॉइंट इतना है ना। अभी सुनिएगा, मॉइस्ट एयर में अगर मैं बात करूं तो मॉइस्ट एयर में देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये सब तो आ जाएगा, बट इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन जो कंपोनेंट है वो कौन है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान सुनिए, जब कोई एलिमेंट, अब जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनिए, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। फिर वो ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड को पानी में डाला तो भी हाइड्रोक्साइड, और अगर मैं ऑक्साइड नहीं बनाता डायरेक्ट एलिमेंट में पानी में डालता तो भी हाइड्रोक्साइड। मतलब हाइड्रोक्साइड मिल गया यहां पर। और जब एक बार एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाएगा। ध्यान सुनना, मेटल पानी के साथ कांटेक्ट में आएगा या मेटल ऑक्साइड पानी के साथ कांटेक्ट में आएगा तो मेटल का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड में जब CO2 पास करोगे तो मेटल का क्या बनेगा? कार्बोनेट। और इसी कार्बोनेट में और CO2 पास कर दोगे तो मेटल का बाइकार्बोनेट। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की सुना होगा, कुछ याद आ रहा है सर? लाइम वाटर on passing CO2 turns milky, and then on passing excess CO2 the milkiness disappears। कुछ याद आ रहा है सर? तो ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर उसके लिए, और ये एक ही जगह नहीं 2-3 जगह काम आएगा। 2-3 जगह ये बात आपको काम में आने वाली है, और इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि मॉइस्ट एयर है ना, ये जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब मॉइस्ट एयर की बात हम लोग करेंगे तभी आ जाएगा। जब वो लाइम वाटर मिल्की मिल्की बताऊंगा तब ये वापस लिखाऊंगा। अभी तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ड्राई एयर में ये कंपोनेंट ले रहे और मॉइस्ट एयर में कंपोनेंट ये होंगे, और उसमें पहले वाटर से रिएक्शन होगा, वाटर से रिएक्शन होने के बाद CO2 कहीं पिक्चर में आएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर रिएक्शन विथ एयर में। ये तो आप लिख लेना कहीं पे साइड में, मार्जिन में। रिएक्शन विथ एयर में मैं कुछ पॉइंट आपको लिखा रहा हूं सबसे पहले, और ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं जनरल पॉइंट है, उसके बाद हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन सबकी रिएक्शन एक एक करके देखेंगे। रिएक्शन विथ एयर ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा।
ग्रुप वन के साइड में लिखिएगा, स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइए। ऑल ग्रुप वन एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप वन एलिमेंट्स react, all group 1 elements react with oxygen, all group 1 elements react with oxygen, full stop. But only lithium reacts with nitrogen, but only lithium reacts with nitrogen. तो ग्रुप वन तो पूरा ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, लेकिन नाइट्रोजन से केवल कौन रिएक्ट करता है? हाई फाई, और हाई फाई में कौन आएगा? लिथियम आएगा ग्रुप वन में। ग्रुप टू के साइड में लिखिएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ग्रुप टू के साइड में लिखिएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट, आर काइनेटिकली इनर्ट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट towards oxygen, towards oxygen, but their powdered form, but their powdered form reacts, but their powdered form reacts with oxygen, but their powdered form reacts with oxygen. मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, एनसीईआरटी की लाइन ये पूरी जो लिखाई आपको, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स काइनेटिकली इनर्ट है। काइनेटिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन आया अटैक कर, वो काइनेटिकली इनर्ट का रीजन अभी आप लिखेंगे, वो लिखेंगे रीजन होता है ड्यू टू पैसिव लेयर फॉर्मेशन, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं पैसिवेशन या पैसिव लेयर फॉर्मेशन बोलते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बहुत कम है, और रिएक्टिविटी कम है, और जब ऑक्सीजन आया तो मान लो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम का आपने क्रिस्टल लिया, और जब ऑक्सीजन इसके ऊपर आया तो ऑक्सीजन ने अटैक करा इसके सरफेस एरिया, तो ऑक्सीजन ने एक लेयर बना ली, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी अगर कम है तो वो जो लेयर है उसकी रिएक्शन बहुत धीमे चल रही है, काइनेटिकली बहुत स्लो रिएक्शन है, इनर्ट बहुत स्लो, काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स की बात, तो रिएक्शन बहुत स्लो चल रही, और स्लो चल रही तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन हो ही नहीं, जबकि हो रही है लेकिन बहुत धीरे हो रही है, और वो ना के बराबर रेट पे चल रही है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये तो रिएक्ट कर ही नहीं रही, तो फिर उसको और फास्ट रिएक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं? पाउडर कर देते, पाउडर कर दिया तो आप जानते हैं सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, ये लिखा है आपको है ना। और वो जो काइनेटिकली इनर्ट लिखा है उसका रीजन भी लिख लेना, ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, एरो बना के कहीं लिख लेना ना, काइनेटिकली इनर्ट से एरो निकाल के लिख लेना, ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, ऑक्साइड लेयर बन जाती है उनपे, जिसकी वजह से वो काइनेटिकली इनर्ट हो जाती है, काइनेटिकली इनर्ट ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप टू के साइड में लिखिएगा, ग्रुप टू के साइड में लिखिएगा ऑल ग्रुप टू मेंबर्स, ऑल ग्रुप टू मेंबर्स, ग्रुप टू के साइड में लिखिएगा ऑल ग्रुप टू मेंबर्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, ऑल ग्रुप टू मेंबर्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हर कोई रिएक्ट करता है क्योंकि ये सब हाई फाई वाले। तो ऑक्सीजन से ग्रुप टू में मैंने सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम लिखा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ग्रुप टू में सभी ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेंगे, सभी नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेंगे। जैसे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में ऑक्साइड का मैंने कुछ भी लिखा है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी तो रिएक्टिविटी और ज्यादा है। अब आगे बात करें ग्रुप वन के साइड में, यही प्रॉपर्टी यही चल रही है, रिएक्शन विद एयर ही चल रहा है। ग्रुप वन में अभी हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला पॉइंट लिखा था, अभी ग्रुप वन में ही एक और पॉइंट लिखना है, लिखेगा ग्रुप वन मेंबर्स आर हाईली रिएक्टिव, ग्रुप वन के साइड में लिखिएगा, ग्रुप वन मेंबर्स आर हाईली रिएक्टिव। ग्रुप टू के मुकाबले ग्रुप वन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों रिएक्टिविटी ज्यादा है? मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा ही, लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो अपन को ये पता होना चाहिए ग्रुप वन का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, ग्रुप टू का मेटालिक कैरेक्टर कम है, और जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि मेटल में खुद का कैरेक्टर ज्यादा है। तो ग्रुप वन मोर रिएक्टिव है, और इसीलिए आप वो पढ़ते हैं केरोसिन ऑयल, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, वही वाली लाइन पे आ रहे हैं हम लोग, लिखिएगा ग्रुप वन elements are more reactive, therefore when kept in open they get tarnished, therefore when kept in open they get tarnished, therefore when kept in open they get tarnished। टार्निश्ड मतलब सरफेस जो इनका आउटर सरफेस होता है उस पर ऑक्सीजन अटैक करता है, एयर अटैक करता है, उसकी वजह से आउटर सरफेस खराब हो जाता है, ईट अप हो जाता है, इस तरह की बात चलती है, तो टार्निशिंग बोलते हैं उसको।
आपने कई बार ऐसे देखा होगा, बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह होती है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है, मेनली उनकी बात कर रहा हूँ, सिल्वरी अपीयरेंस जिनका होता है, तो उसको अगर अपन ऐसे काफी टाइम के लिए छोड़ देते तो उसपे ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स ऐसे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ, है ना, सरफेस। और देयरफॉर आगे लिखेंगे, देयरफॉर दे कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन, देयरफॉर दे कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन, therefore they cannot be kept in open, hence are stored in kerosene, hence are stored in kerosene, therefore they cannot be kept in open, hence are stored in kerosene। मतलब इनको अपन ऐसे खुले में नहीं रख सकते, और खुले में नहीं रख सकते तो इसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में। इसके बारे में केरोसिन मैंने इसलिए लिखा दिया, एनसीईआरटी ऐसे ही बोलता है केरोसिन, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जब हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम इनको केरोसिन में स्टोर करते ही है। लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते, कहाँ रखते हैं, पैराफिन वैक्स, लेकिन ऐसा कुछ अलग से एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता, इसीलिए आपको कहीं मेंशन करना हो तो आप कॉपी में मार्जिन में लिख लेना, लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। बाई चांस पैराफिन वैक्स ऑप्शन में मिल जाए तो आप उसको टिक कर दीजिए, नहीं मिलता केरोसिन दिया तो केरोसिन भी टिक कर दीजिएगा। वैसे लिथियम के लिए जो सूटेबल है ना स्टोरेज होता है वो पैराफिन वैक्स होता है। चले, तो ये तो बात हुई यहां पर रिएक्शन विद एयर के बारे में कि कौन एयर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा और क्या नहीं बनाएगा। अब एयर में ही हम लोग इंडिविजुअली वन बाय वन स्टडी करेंगे, और आज तो चलो ठीक है नहीं हो पाएगा, अपन इसमें जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे लिख लेना, बस आप हेडिंग डाल लीजिएगा, वो आ जाएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे कि वो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाली जो बातें हैं वो देखेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोग मेनली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, जहां पर हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन में वो जो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बेटा उसका फॉर्मेशन देखेंगे, फिर हाइड्रोजन, वाटर, है ना, उसके अलावा हेलोजन से रिएक्शन। और आप याद करिए मैंने हीटिंग इफेक्ट में वो कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड्स और आयनिक हाइड्रेटेड क्लोराइड्स के बारे में आपको कुछ बताई थी क्लास में चीजें, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो देख के आना, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड्स जो बताया था उसको पढ़ के आइएगा, कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड्स एंड आयनिक हाइड्रेटेड क्लोराइड। उसमें मैंने कैल्शियम, एक तो मैग्नीशियम, एक कैल्शियम, एक स्ट्रोंशियम और एक बेरियम, चारों का बताया, तो वो देख के आना क्योंकि वो लाइनें काम में आएगी, देख के आओगे। उसमें मैंने बोला था डायरेक्ट डिहाइड्रेशन होता है एक में, और एक में हाइड्रोलाइसिस होता है, वो बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स वगैरह, जो एक अमोनिया की प्रॉपर्टी है में, क्या भाई, हाँ क्या हुआ, तो क्या हो गया, ये बोल रहा है यहाँ गैस नहीं, तो क्या होगा। अबे यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनेशन एनर्जी, मैंने बोलता मेनली आयनेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आई लगाना है या ईसीएस लगाना है, एक ही चीज कितनी बार बतानी पड़ेगी जीवन में, 2 बार बता चुका, 25-25 में सीखना बेटा, है ना। यहाँ कुछ नहीं होगा, 25 के चक्कर में 17 जुलाई फिर देनी पड़ रही तेरे को, ठीक है। मेरे क्लास में बकवास मत करना बिल्कुल, 26-27 सब कर दूंगा यहीं पे मैं, बकवास नहीं चाहिए मेरे को, पढ़ना औकात से पढ़ो, और नहीं तो दरवाजे खुले हुए हैं, जा सकते हो आराम से, जहां पढ़ना वहां पढ़ो, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन और आयनेशन पहले ही बता चुका हूं। पहले कब बताया था, जब सबसे पहले आयनेशन एनर्जी पढ़ी थी, दूसरा जब हमने बॉर्न एवर साइकिल पढ़ा था तब भी ये बताया था, और ये चीज एक और बार बताई जाएगी जब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब भी बताएंगे, उसके बाद भी नहीं आया तो कुछ नहीं होगा, है ना।